सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। हरियाणा के पंचकुला में नवनिर्वाचित सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। भाजपा ने एक बार फिर सैनी को ही प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला किया। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर कड़ा रुख जाहिर करते हुए कहा कि वे ऐसी याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा सकती है। न्यायालय में दिन की कार्रवाई की शुरुआत में याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण को रोक दें। हम आपको सतर्क कर रहे हैं, हम जुर्माना लगाएंगे, कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं? पीठ ने याचिकाकर्ता को तीनों न्यायाधीशों के लिए याचिका की 3 प्रतियां देने के लिए कहा था। उस पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से कहा, आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें, आप हमारी निगरानी में हैं, हम जुर्माना लगाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई ईवीएम मशीनों की बैटरी कम चार्ज थी। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंप चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। पार्टी ने कहा कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया। कांग्रेस के मुताबिक बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा था, चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई, जिनकी जांच जरूरी है। 20 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को उसी दिन सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पूरे मसले पर मंगलवार को झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की तारीखों का ऐलान करते वक्त एक बात को विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने ईवीएम की बैटरी को मोबाइल और कैलकुलेटर की बैटरी का उदाहरण देते हुए समझाया। उन्होंने बताया कि बैटरी में 2 प्रोविजन होते हैं, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज और आउटपुट यानी कि वोल्टेज होता है। ईवीएम पर जब कुछ काम नहीं होता है तो वह सबसे लो वोल्टेज पर काम करती है, यानी कि 7 से 8% की वोल्टेज पर। उन्होंने बताया कि कमीशनिंग के समय पर मॉकपोल जरूर होता है तो ईवीएम का ज्यादा यूज होता है। जब ईवीएम पर बैटरी 7 से 4% पर आ जाती है तो वो कम परसेंट शो करने लगती है, ये उसकी पावर कम करने का इंडिकेशन होता है। वहीं जब ईवीएम की बैटरी 5.8% पर आ जाती है तो वह इंडिकेशन देने लगेगी जैसे कि आपकी गाड़ी देती है अब आपकी बैटरी खत्म होने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक तुरंत बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी में अपने साथ खराब अपमानजनक व्यवहार होने का आरोप लगाया। इससे पहले सुबह उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद अपना इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि वे पार्टी छोड़ रहे हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यादव ने कहा, सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी में मेरे साथ खराब व्यवहार हो रहा था। इसके बाद से पार्टी अलाकमान से मोह भंग हो गया। अजय सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया और उसमें लिखा, मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद से तथा कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। अपनी इसी पोस्ट में उन्होंने खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टैग भी किया। यादव ने एक्स पर कहा, इस्तीफा देने का यह निर्णय वास्तव में कठिन था क्योंकि मेरे परिवार का 70 वर्ष से जुड़ाव था। मेरे पिता राव अभय सिंह 1952 में विधायक बने और उसके बाद मैंने पारिवारिक परंपरा को जारी रखा, लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी में मेरे साथ खराब व्यवहार होने लगा। इससे पार्टी अलाकमान से मेरा मुंह भंग हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके के श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल का एक विवादित वीडियो भी सामने आया और प्रदेश की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया। दरअसल इस विवादित वीडियो में विधायक भगवान शिव का नाम लेते हुए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला सामने आते ही प्रदेश भर में विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने विधायक बाबू जंडेल का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने दौलतगंज में शिव मंदिर के बाहर विधायक का पुतला जलाया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। यह कांग्रेस की परिपाटी है और
पद्धति भी। उन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को आजाद करके सनातन को पूरी दुनिया में बदनाम करना ये कांग्रेस का एजेंडा है। राहुल गांधी कहां चले गए, जो मध्य प्रदेश चुनाव के समय त्रिपुंड लगाकर महाकाल बाबा दर्शन करके अपने आप को शिव भक्त कह रहे थे। कहां गई वह प्रियंका गांधी जो गंगा जी में डुबकी लगाकर कह रही थी कि हम हिंदू हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप क्या अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कांग्रेस हर समय सनातन के खिलाफ रहती है। प्रियंका राहुल गांधी को जल्द इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने कहा कि मैंने देखा है ये साल भर पुराना वीडियो है। मेरे कमरे पर मैं बैठा था, कुछ लोग बैठे थे जब पार्वती और शिव जी की धार्मिक चर्चा चल रही थी। मैं शिव भक्त हूँ। शिवलिंग पर से हमारी बहस होना शुरू हुई। लिंग की परिभाषा मैंने लोगों को बताई। शिवलिंग की परिभाषा क्या होती है, जो हमारी देसी भाषा है, वह मेरा वीडियो काट दिया गया। शिव पूजा क्यों करते हैं, मेरा पूरा वीडियो में था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वेरीफाइड फेसबुक पेज का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष के इंटरनेट मीडिया का संचालन विदेश में बैठे लोगों द्वारा किया जा रहा है। चोरी के बाद बच निकलने का जोरदार तरीका आजकल कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। पहले तो चोरी करो, फिर पकड़े जाने पर चोरी का माल वापस कर दो और जोर जोर से चिल्लाओ कि देखो मैं कितना ईमानदार हूँ। पहले तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम ने गलत तरीके से आवंटित मैसूर विकास प्राधिकरण की जमीन को लौटाया और अब बेंगलोर विकास प्राधिकरण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राइम लोकेशन पर मिली 5 एकड़ भूमि को लौटा दिया। शायद ऐसा इसलिए किया होगा कि कभी बेटा प्रियंका खड़गे मुख्यमंत्री बन सके। दरअसल बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम वाले फेसबुक पेज से पेज की जानकारी का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पूछा, अपने लोगों के बजाय विदेशी लोगों पर भरोसा क्यों? भारत ने आपको इतना कुछ दिया है, फिर ये विश्वासघात क्यों? इसमें लिखा है कि पेज को नॉर्वे से मैनेज किया जाता है। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट किया, वक्फ की जमीन हड़पने के लिए चर्चा में रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया मैनेजमेंट विदेश से किया जा रहा है। हम कांग्रेस की जाति के आधार पर बांटने वाली राजनीति के पीछे विदेशी प्रभाव के बारे में चेतावनी देते रहे हैं और ये इसकी पुष्टि करता है। अपने लोगों के बजाय विदेशियों पर भरोसा क्यों? भारत ने आपको इतना कुछ दिया, फिर यह विश्वासघात क्यों? भाजपा के पोस्ट पर पलटवार करते हुए प्रियंका ने लिखा, भारत के इतिहास में सबसे प्रभावी गृह मंत्री होने के बावजूद बीजेपी यह तय नहीं कर सकती कि विपक्ष के नेता का अकाउंट असली है या फिर नहीं। मैं बीजेपी के आईटी सेल के प्रयास की सराहना करता हूं। उन्होंने सिर्फ 2 रुपए के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया। प्रियंका खड़गे ने आगे कहा, राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान लगाने के बजाय भाजपा एक बंद पड़े फेसबुक पेज की जांच में लगी है जो 2020 से एक्टिव नहीं है। अकाउंट किसी अपरिचित ईमेल से जुड़ा हुआ है। एक फेसबुक ब्लू टिक आसानी से पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए लिया जा सकता है। हमें नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, इसलिए हमने फेसबुक से इसे हटाने का अनुरोध किया। वक्फ संशोधन बिल पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमीन कब्जाने आरोप लगा है। खड़गे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा की। यही आरोप लगने के बाद विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी बैठक का बहिष्कार कर दिया। खड़गे और उनके परिवार पर वक्फ के अलावा और भी जमीनों को गलत ढंग से लेने का आरोप लगा है। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने एक जमीन को वापस सरकार को लौटाने का फैसला लिया। यह जमीन ट्रस्ट को कीडम ने दी थी। यह जमीन बेंगलुरु के काफी महंगे इलाके में है। यह जमीन सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए दी गई थी। खड़गे के बेटे राहुल खड़गे ने हाल ही में एक पत्र लिखकर यह जमीन लौटा दी। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह जमीन अवैध रूप से खड़गे परिवार ने कब्जाई थी और मामले का खुलासा होने के बाद वे इसे लौटाने पर मजबूर हो गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि खड़गे परिवार पिछले 50 वर्षों से कर्नाटक को लूट रहा है और इस खुलासे के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और खड़गे बैकफुट पर है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट फाइनल करने में जुट गए हैं। इसी बीच विपक्ष के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक तरफा राय नहीं बन पा रही है। असली मुद्दा कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच फंसा हुआ है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र के ज्यादातर कांग्रेस नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें बार बार सूची दिल्ली भेजनी पड़ती है। अब वह समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि यह फैसला जल्द से जल्द हो। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं में तनातनी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। विदर्भ के अलावा मुंबई और मराठावाड़ में भी कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना यूबीटी की दलील है कि
लोकसभा चुनाव में हमने अपने कोटे की रामटेक अमरावती जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस को दे दी और कांग्रेस वहां से जीत गई। अब हम विधानसभा चुनाव में इन जिलों में कुछ सीटों पर लड़ना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमें भी अपनी पार्टी को जिंदा रखना है। सीट बंटवारे में नाना पटोले के रवैये से शिवसेना यूबीटी काफी नाराज है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मौजूदा हालत की पूरी जानकारी उद्धव ठाकरे को दे दी है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में उद्धव ठाकरे ने कुछ सूचनाएं संजय राउत को भी दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अब उद्धव सेना ने तय किया है कि वह सीधे कांग्रेस के हाईकमान से बात करेगी। इसी कड़ी में संजय राउत ने केसी वेणुगोपाल और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला से बातचीत की है और शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी संजय राउत ने फोन पर बातचीत की। इसी बीच कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर एमबीए के घटक दलों के बीच प्रतिधात्मक दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सीटों की सूची समाधान के लिए प्रत्येक पार्टी के आला कमान को भेजी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में नाना पटोले ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में एमबीए के नेताओं की गुरुवार को निर्णायक बैठक हुई। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। मुंबई की सिर्फ 3 सीटों पर फैसला नहीं हुआ है, इस पर शुक्रवार को बैठक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सभी 288 सीटों की घोषणा एक साथ करने के इच्छुक हैं। वहीं महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बृहस्पतिवार को कहा, शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को इस्तेमाल किया और उन्हें छोड़ दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। बहराइच में हिंसा के दौरान मारे गए रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने के आरोपी सरफराज खान और तालिब का पुलिस ने गुरुवार को एनकाउंटर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ में दोनों को गोली मारी। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर है। इस बीच एनकाउंटर पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार शुरू से ही रोज फर्जी एनकाउंटर करा रही है। सरकार अब सिर्फ व सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि बहराइच जिले के हरदी थाने के रेहुआ मंसूर गांव में रविवार शाम को मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए भीड़ पड़ चुकी थी। इसी दौरान मुसलमानों ने भीड़ पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। इसमें रेहुआ मंसूर गांव के 22 साल के रामगोपाल मिश्रा को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। एक अन्य शख्स बुरी तरह से घायल है। रामगोपाल की शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों की भीड़ ने खींचकर बाहर निकाला पर फिर गोली मार दी। वहीं सरफराज और तालिम के एनकाउंटर पर रामगोपाल के पिता ने खुशी जताई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मैं सारी जिंदगी योगी जी का आभारी रहूंगा। एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपियों को जिस नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, वहां के डॉक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपियों की हालत बताई। डॉक्टर ने कहा कि दोनों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों की हालत सही है, हालांकि अभी भी गोली उनके पैर में फंसी हुई है। दोनों आरोपियों को यहां से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने पहली बार बयान दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उनके पिता की मौत का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जिशान ने कहा कि मेरे पिता ने गरीब निर्दोष लोगों के जीवन और घरों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। आज मेरा परिवार टूट गया, लेकिन उनकी मौत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार को भी न्याय चाहिए। मालूम हो गई पिछले दिनों राजधानी मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब वहां की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों और किस लिए की गई, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार करके जांच शुरू की है। आशंका जताई जा रही है कि पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को बांद्रा पूर्व में खेरवाड़ी सिग्नल के पास गोली मारे जाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। वहीं मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गिरफ्तार 2 संदिग्धों से लगातार पूछताछ भी हो रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार संदिग्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।